हेलो गाइस। तो हम डेफिनेशन के बारे में देख रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखा था स्क्रैप वैल्यू का, सैल्वेज वैल्यू का और मार्केट वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप का वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ कंप्लीशन पीरियड उस बिल्डिंग का या उस प्रॉपर्टी का क्या कीमत है विदाउट डिस्मेंटल्ड, और मार्केट वैल्यू का मतलब है अगर ओपन मार्केट में किसी चीज को बेचने के लिए रखा जाए तो उसका कितना मैक्सिमम पैसा आपको मिल सकता है। क्लियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो अकाउंट बुक है उस अकाउंट बुक में प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू बुक की हुई है आफ्टर अप्लाइंग डेप्रिसिएशन। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास तो उस प्रॉपर्टी का टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन होता जाता है। उस डेप्रिसिएशन की रेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन की रेट पता करते हैं। सपोज करिए कोई भी आप मशीन लेके आए, कोई कार लेके आए, मान लो कोई भी आप कार लेके आए। इस कार की कीमत आज 20 लाख रुपए है, आज मतलब 2020 में। 2021 में इसमें कुछ डेप्रिसिएशन हो गया, मान लीजिए 2 लाख रुपए का। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन इस कार की क्या कीमत रही? 18 लाख। मान लीजिए 2022 में इस कार में 3 लाख रुपए का और डेप्रिसिएशन हो गया, अब इसकी कीमत क्या रही? 15 लाख। मान लीजिए 2023 में इसमें 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया, अब इसकी कीमत रही 12 लाख। तो ये जो 18 लाख, 15 लाख, 12 लाख जो है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्लियर है। और ये जो 2 लाख, 3 लाख जो है इनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एग्जॉस्शन इन प्राइस, मतलब टाइम के साथ प्राइस में किस तरीके से कमी आती है, कितने अमाउंट की कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आफ्टर अप्लाइंग डेप्रिसिएशन the value of property which is booked in account book is called book value. Clear? तो अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो book value is the value of property. It is the value of property which is booked in account book after applying depreciation. तुमने देखा होगा ये सभी के साथ होता है हमारे साथ। अगर आप नई गाड़ी लेके आए तो उस नई गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने में आपको ज़्यादा पैसा लगता है। धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो उस टाइम के साथ उसके इंश्योरेंस अमाउंट में कमी आती जाती है। जैसे मान लीजिए मैं बाइक खरीद के लाया, तो बाइक मान लीजिए आपने 90,000 की बाइक खरीदी, सपोज कीजिए। इस 90,000 की बाइक का पहले साल का इंश्योरेंस मान लीजिए 3,000 रुपये। इस बाइक का पहले साल इंश्योरेंस में 3,000 रुपये लगा, दूसरे साल इस बाइक के इंश्योरेंस में मान लीजिए 2,800 रुपये लगे, तीसरे साल इसके इंश्योरेंस में मान लीजिए आपको 2,500 रुपये देना पड़े, ठीक है। चौथे साल मान लीजिए आपको 2,000 रुपये देने पड़े। ये चीजें तुम्हारे सबके साथ हुई होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली साल में जो इंश्योरेंस था वो इंश्योरेंस इस 90,000 के अमाउंट पे किया गया था। दूसरी साल क्या हुआ, इसमें कुछ डिप्रिसिएशन हो गया इसके अमाउंट में, अब उस बाइक की कीमत 90,000 नहीं रही, उस बाइक की कीमत में मान लीजिए 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया, तो अब उसकी कीमत रह गई 80,000 रुपये। अब जो इंश्योरेंस होगा वो 80,000 रुपये के अमाउंट पे होगा, उसका रेट कुछ अलग है। और मान लीजिए अगले साल 10,000 की कटौती हो गई उसकी कीमत में, अब 70,000 का रह गया। 70,000 का इंश्योरेंस अमाउंट 2,500 रुपये है। तो जो टैक्स फिक्स किए जाते हैं, ये तो एक इंश्योरेंस की बात थी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टीज पे टैक्स फिक्स होगा। तो जो भी टैक्सेस फिक्स किए जाते हैं वो टैक्सेस इस बुक वैल्यू पे फिक्स किए जाते हैं कि किसी प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू क्या है। आप जब बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है साल टू साल।
हर साल का, तो वो भी इसी पे फिक्स किया जाता है। तो जो टैक्स फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो टैक्स बुक वैल्यू पे फिक्स किए जाते हैं, वो टैक्स बुक वैल्यू पे फिक्स किए जाते हैं। द टैक्सेस आर फिक्स्ड, द टैक्सेस आर फिक्स्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी चीज देखिए, अगर हम कोई मकान बनाते हैं, मान लो उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। अब हुआ क्या, इसकी मैं कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ कैपिटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन में काम आया उसमें। तो इसकी कीमत टाइम टू टाइम गिरती चली जाएगी। अगर प्रॉपर्टी को अलग हटा दे और आप अगर इसको बेचना चाहो प्रॉपर्टी की कीमत के अलावा, तो आपको 50 लाख रुपए कोई नहीं देगा अगले साल, उसके अगले साल कोई नहीं देगा, उसके अगले साल कोई नहीं देगा। तो साल दर साल इसकी कीमत में कमी आती जाती है, साल दर साल इसकी कीमत में कमी आती जाती है। तो उस जो कमी आती है उसको तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब इस 50 लाख की बिल्डिंग का जो डिजाइन पीरियड है, वो डिजाइन पीरियड मान लीजिए 50 साल है। 50 साल के बाद इसकी डिजाइन लाइफ खत्म हो गई, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया गया, अब आप उसी जमीन पे दूसरा मकान बनाओगे। तो 50 साल के बाद इसको डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल के बाद जो वैल्यू बचेगी वो किसकी वैल्यू बचेगी, सिर्फ स्क्रैप की वैल्यू बचेगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप की वैल्यू बचेगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं बचेगी, कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं बचेगी। सपोज कीजिए तुमने कोई गवर्नमेंट स्कीम में फ्लैट खरीदा, सपोज कीजिए तुमने किसी गवर्नमेंट स्कीम में फ्लैट खरीदा। अब ये फ्लैट 50 लाख रुपए का है, मान लीजिए कितने का भी है। इस फ्लैट की आपको लीज मिलती है 99 ईयर्स की। इस फ्लैट की आपको लीज कितने की मिलती है, 99 ईयर्स की। क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो मकान होते हैं उन मकान की डेप्रिसिएशन रेट 1% पर ईयर होती है, लगभग 1% पर ईयर होती है। तो इस 50 लाख में से हर साल जब आप 1% कम करते हुए आओगे तो 99 ईयर्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ किसकी वैल्यू बचेगी, जो स्क्रैप होगा, जो कबाड़ होगा, सिर्फ उसकी वैल्यू बचेगी, सिर्फ स्क्रैप की वैल्यू बचेगी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन पीरियड बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगी। ये याद रखना, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है एक गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से, ठीक है। तो होता क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन पीरियड या डिजाइन लाइफ बोल दो उसको, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन लाइफ बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि जो मैंने 50 लाख का 99 ईयर्स का एग्जांपल दिया वो हर साल 1% रेट से मान लीजिए कम होता है, तब उसकी सेल्वेज वैल्यू भी नहीं बचेगी, उसकी सेल्वेज वैल्यू भी नहीं बचेगी, उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। अब जो उसमें कबाड़ बचा है सिर्फ उस कबाड़ की वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, ऑब्सोलेंस। अगला डेफिनेशन है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कोई तुमने मकान बनाया मान लो, या कोई गाड़ी ली, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई एक मकान बनाया। अब तुमने मकान बना दिया पुराने हिसाब से, आज से 100 साल पहले का मकान है, 50 साल पहले का मकान है, 50 साल पहले की गाड़ी है। अब टाइम के साथ जो उसकी डिजाइन है
वो डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो गई है। टाइम के साथ जो पहले वाली डिज़ाइन थी वो पहले वाले डिज़ाइन अब आउट ऑफ फैशन हो गई है, जिसकी वजह से उसकी रेट में कमी आती है। उसकी डिज़ाइन अप टू द मार्क नहीं है, जो आप आज के हिसाब से आपको चाहिए उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो गया है या पुराना हो गया है। अब उस पुराने डिज़ाइन की वजह से जो रेट में कमी आती है, उस रेट में कमी को बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब ये मकान पे भी लागू हो सकती है बात, किसी मशीनरी पे भी लागू हो सकती है, या कोई और दूसरी चीज़ पे भी। क्लियर? तो अगर इसको डिफाइन करके लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एनी स्ट्रक्चर, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एनी स्ट्रक्चर becomes less by its outgoing या out in date, becomes less because of outdated fashion in design। ठीक है, this is called obsolescence, this is called obsolescence। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल वैल्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, आप इनकी मार्किंग कर लेना 4-5 नंबर जो भी है, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, इसको 6 लिख देता हूँ। नेक्स्ट है कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैपिटल वैल्यू का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ अगर लैंड की कॉस्ट भी जोड़ दिया जाए तो दैट इज कैपिटल वैल्यू। द कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कैपिटल वैल्यू। एक टर्म होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एक टर्म होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैपिटल वैल्यू और कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक नहीं होता है, ये याद रखना। सपोज कीजिए कि तुम्हारे पास कोई मकान है, तुम्हारे पास कोई मकान है और इस मकान से जो टोटल इनकम आपको आ रही है, इस मकान से जो आपको टोटल इनकम आ रही है वो इनकम 1 लाख रुपए की है, 1 साल की, वो इनकम 1 लाख रुपए की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि वो अमाउंट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि वो अमाउंट जिसपे जो आज की डेट में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आज की डेट में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 5% है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो इस 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा आपके पास हो जिससे 1 साल में आप 1 लाख रुपए गेन कर सको। मतलब समझ गए कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नेट, सॉरी ग्रॉस नहीं है, नेट होगा ये, ठीक है, ये नेट इनकम होगा। अगर उस प्रॉपर्टी से नेट इनकम आपको कुछ भी मिल रही है साल भर की, तो उतनी नेट इनकम के लिए जो भी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें हम, तो आपके पास नेट इनकम 1 लाख रुपए मिलती है और बैंक की जो रेट है वो 5% है, तो कितना पैसा तुम्हारे पास हो जिस पैसे से इस 5% रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए साल भर का लिया जा सके, तो क्या हो जाएगा 100/5 इंटू 1 लाख, मतलब 20 लाख रुपए हो तुम्हारे पास, तो 20 लाख रुपए पे 5% रेट से आपको साल भर का कितना पैसा मिल जाता है, 1 लाख रुपए मिल जाता है। तो ये जो 20 लाख रुपए हैं, इस 20 लाख रुपए को बोला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। समझ गए? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर आपकी नेट इनकम भी चेंज हो, अगर तुम्हारी नेट इनकम भी चेंज हो, तो भी
कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 5% से हटा के 8% कर दो, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा 100/8 × 1 लाख, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी नेट इनकम 1 लाख की जगह 2 लाख हो रही है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कर दोगे आप 2 लाख कर दोगे। लेकिन जो कैपिटल वैल्यू है, ये कैपिटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कैपिटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। बाकी जो आपने सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से। बुक वैल्यू चेंज हो सकता है डेप्रिसिएशन के हिसाब से। सैलवेज वैल्यू चेंज हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू चेंज कब होगा कि जो डिसमेंटल्ड मटेरियल है, उस डिसमेंटल्ड मटेरियल की रेट वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, कैपिटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपने 50 लाख की जमीन खरीदी, 50 लाख मकान बनाने में लगे, तो ये हमेशा 1 करोड़ ही रहेगा, ये हमेशा 1 करोड़ रहेगा, आज भी, कल भी, 100 साल बाद भी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बाकी सारी जो वैल्यू हैं, बाकी सारी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, तो अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब समझ में आ गया कि जो तुम्हारे प्रॉपर्टी की नेट इनकम है, उस नेट इनकम के बराबर अगर आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिले, तो उस अमाउंट को कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्लियर? अगर इसको लिखना हो तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो कैपिटल वैल्यू और कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज, it is the amount of money, it is the amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate at the highest prevailing rate of interest will be equal to net income from that property, राइट? इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वो है सिंकिंग फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सिंकिंग फंड का मतलब क्या है? सिंकिंग फंड का मतलब क्या है, देखिए, जैसे आपने कोई मकान बनाया, उस मकान को बनाने में 20 लाख रुपए लगे, उस मकान को बनाने में 20 लाख रुपए लगे। अब ये 20 लाख का जो मकान है, इस 20 लाख के मकान का डिजाइन पीरियड मान लेते हैं 40 साल। इस 20 साल के मकान का डिजाइन पीरियड 40 साल है। 40 साल के बाद आपको वापस से मकान बनाना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल के बाद ये वाला मकान खत्म हो जाएगा, मतलब उसका डिजाइन लाइफ खत्म हो जाएगा। आपको उस मकान की जगह पे दूसरा मकान बनाना पड़ेगा। तो यू हैव टू बिल्ड another one, you have to build another one। अब जब तुम नया मकान बनाओगे,
तो इसके लिए आपको पैसा भी चाहिए होगा, इसके लिए आपको पैसा भी चाहिए होगा। सिंकिंग फंड का मकसद ये है कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ खत्म हो जाने के बाद उसको जब रिप्लेस करोगे तो उस रिप्लेसमेंट के लिए पैसा चाहिए। इस पैसे की पूर्ति कहां से हो? और एक इंपॉर्टेंट चीज और, हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जब इसका रिप्लेसमेंट होगा तो हमको सिर्फ इतने ही पैसे चाहिए, जितना 20 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए ही आप यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। इस 20 लाख को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल कुछ पैसा हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो आपको इस एनुअल अमाउंट ऑफ मनी पता करना है कि कितना पैसा आप हर साल सेव करके रखो, जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उतने ही साल में इस 20 लाख के बराबर हो जाए, समझ गए मेरे बात? अगर तुमको 20 लाख रुपए का मकान आज बनाया तो ये मान के चलेंगे कि इसका डिजाइन पीरियड खत्म होने के बाद आपको 20 लाख रुपए और चाहिए मकान बनाने के लिए। अब वो 20 लाख रुपए का भार आप पे एकदम से नहीं पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी से कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं। और वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हम सेव करना शुरू करते हैं जिसपे कोई भी परसेंट, जैसे मान लीजिए 5% मान लिया कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो इस कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पैसा इस 20 लाख रुपए के बराबर हो जाए। तो ये जो एनुअल फंड आपने इकट्ठा किया इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड, कि आपने उसी प्रॉपर्टी को डिजाइन लाइफ के बाद रिप्लेस करने के लिए हर साल जो थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इकट्ठा किया, जिस अमाउंट पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो पैसा वापस कैपिटल अमाउंट के बराबर या कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, उस एनुअल अमाउंट को बोला जाएगा सिंकिंग फंड। दूसरी चीज इसमें एक चीज ये आती है कि क्या हमको एक्चुअल 20 लाख रुपए ही इकट्ठे करने पड़ेंगे क्या? हमको 20 लाख रुपए ही इकट्ठे करने पड़ेंगे क्या? अब इस 20 लाख की चीज का 40 साल के बाद हो सकता है कोई सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी रहे, हो सकता है कुछ सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी रहे। ये दोनों अलग अलग चीज में काम आती हैं। जैसे आप अगर मकान की बात करते हो तो मकान तो आपको तोड़ के बनाना पड़ेगा, जब मकान को डिसमेंटल कर दोगे तो डिसमेंटल के बाद कौन सा वैल्यू बचेगा, स्क्रैप वैल्यू बचेगा। सपोज कीजिए आज आपने मकान 20 लाख रुपए में बनाया और उसमें से स्क्रैप मिल गया आपको 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का स्क्रैप मिल गया। अब आपको कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, सिर्फ 19 लाख। तो ये जो अमाउंट डिसाइड होगा वो किसके लिए होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू के लिए। मतलब 19 लाख के लिए आपको फंड इकट्ठा करना है, क्योंकि 1 लाख तो आपको स्क्रैप वैल्यू से मिल ही जाएगा। अगर आप कोई मशीनरी की बात करते हो, अगर आपने कोई बाइक खरीदी तो बाइक की डिजाइन लाइफ खत्म होने के बाद ये थोड़ी कि आप बाइक नहीं बनाओगे, उसको तो बेच दोगे। पुराने वाली बाइक को बेच दोगे तो आपको कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। तो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, कोई मशीनरी के लिए क्या वैल्यू होगी, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। और कोई अगर मकान है उसके लिए होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर मशीनरी के लिए भी आपको कोई स्क्रैप का वैल्यू दिया हो तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंडा यहाँ पे समझने का सिर्फ ये है कि उसी कॉस्ट को या उसी कॉस्ट के बराबर अमाउंट गेन करने के लिए हर साल कुछ कुछ पैसा हम इकट्ठा करते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं सिंकिंग फंड। और वो काम क्या आएगा, जब उस स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ खत्म हो जाएगी उसको रिप्लेस करने के काम आएगा। ठीक है, तो इतना सा काम है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन लिखी जा सकती है इसकी, द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड, द फंड विच इज gradually accumulated on annual deposit
for the replacement of building or structure, for the replacement of building or structure at the end of its useful life, at the end of its useful life is called sinking fund, is called sinking fund। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। सिंकिंग फंड I इज इक्वल टू S इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। क्लियर? यहां पे जो कैपिटल I है ये तो है सिंकिंग फंड, ये तो है सिंकिंग फंड एनुअल। अब सिंकिंग फंड क्या क्या हो सकता है? सिंकिंग फंड हो सकता है इट मे बी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इट मे बी कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। और अगर आपसे क्वेश्चन में कोई ऐसा कहे कि इसमें कोई भी स्क्रैप नहीं है या कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो आपको टोटल कॉस्ट के बराबर ही पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब जितना पैसा आपको मिलने की संभावना हो उस पैसे को निकाल दो कॉस्ट में से, बाकी के लिए आपको सिंकिंग फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर सिंकिंग फंड एनुअल अमाउंट, स्मॉल आई स्टैंड्स फॉर रेट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं देखिए, अगर आपके पास कोई फ्रेश चीज है, मकान तुमने बनाया, 20 साल के बाद आपको मकान वापस बनाना है तो n की जगह आ जाएगा 20। अगर मान लीजिए आपने कोई मकान खरीदा, आपने कोई मकान बाय किया, मकान बनने के बाद 10 साल के बाद आपने बाय किया, मकान बनने के 10 साल बाद आपने बाय किया और उस मकान का डिजाइन लाइफ 20 साल है, तो 20 में से 10 तो गए, सिर्फ 10 बचे, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब आपको कितने दिन में वो पैसा इकट्ठा करना है, तुम्हारे पास कितना टाइम है पैसा इकट्ठा करने के लिए, दैट इज n। तो अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल सिंकिंग फंड की, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।